ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था? हमने देखा अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। ठीक है, तीनों चीज़ों के बारे में हमने देखा था। ये क्या था? अल्फा क्या बताता था? ये कितना, अगर मैं कोई रॉड ले लूँ, यूनिट लेंथ का अगर मैं रॉड ले लूँ, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर दे, उसको हीट दे, उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो उस यूनिट मास के रॉड में कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, उसको अल्फा बताता था। एरिया के केस में बीटा बताता है, और वॉल्यूम के केस में गामा उसी चीज़ को बताता है। ठीक है, और हमने देखा था अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। वो रिलेशन क्या था? अल्फा डिवाइड बाई 1 इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू गामा डिवाइड बाई 3। अगर हमें अल्फा और गामा के बीच रिलेशन चाहिए था, तो हम क्या करते थे? बीटा को छुपा दीजिए, अल्फा और गामा के बीच आपको रिलेशन मिल जाएगा। आपको बीटा और गामा के बीच रिलेशन चाहिए तो क्या करेंगे? अल्फा को छुपा दीजिए, बीटा और गामा के बीच आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा था, थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन देखा था। वो क्या था वो देख लेते हैं। हमने देखा था बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में। चलिए, हमने क्या किया कि दो रॉड ले लिए, दो पतले पतले रॉड ले लिए। ठीक है, ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड। अब दोनों ही रॉड अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, और जो अल्फा है वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। अल्फा जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये वाला जो रॉड है ऊपर का ब्लैक वाला रॉड, वो अलग मटेरियल का है, और जो रेड वाला है वो अलग मटेरियल का। तो ये जो ब्लैक वाला है, अगर मैं इसका जो अल्फा, इसको अल्फा 1 बोल देता हूँ और इसको अल्फा 2, और बोल देता हूँ कि अल्फा 1 जो है बड़ा है अल्फा 2। ठीक है, तो होगा क्या? अगर ये दोनों रॉड बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, हर एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ऐसा जुड़ा हुआ है कि अगर हम इसको गर्म भी करें तो भी ये टूटता नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं होता। तो क्या होगा? अल्फा 1 और अल्फा 2 है। ठीक है, अब मैं इस रॉड को हीट दूं, गर्म करूं, तो क्या होगा? इसका जो वैल्यू है अल्फा 1 का वो बड़ा है, अल्फा 2 का छोटा है। तो क्या होगा? ये वाला जो अल्फा 1 वाला है, अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से बड़ी है। इस कारण से क्या होगा कि ये जो रॉड है ये ज़्यादा फैलना चाहेगा, इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जबकि ये जो रेड वाला रॉड है इसका एक्सपेंशन क्या होगा? कम होगा ब्लैक वाले रॉड की तुलना में। तो अब दिक्कत क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, देखिए अल्फा 1 जो है बड़ा है अल्फा 2 से। जब इन दोनों रॉड को हीट देंगे तो होगा क्या? ये इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये जो है मुड़ जाएगा। ये हो गया ब्लैक वाला रॉड, और ये हो गया रेड वाला, रेड कलर का रॉड। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो ब्लैक वाला रॉड था वो ज़्यादा एक्सपेंड किया, और जो रेड वाला रॉड है वो ब्लैक की तुलना में कम एक्सपेंड किया। ठीक है, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप को आप जब भी हीट देंगे तो वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, जिसका अल्फा की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, जिस रॉड की ज़्यादा होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और जिधर मुड़ा है यानी कि रेड की तरफ, उसका अल्फा की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन।
सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है पेंडुलम के बारे में। सबसे पहले अगर आप लोगों को किसी को नहीं पता हो पेंडुलम क्या है तो मैं एक बार बता देता हूँ। एक किसी मटेरियल को, जैसे कि मैंने कोई बॉल ले लिया, समझिए लोहे का बॉल ले लिया, उसको धागे से बांधा और ये ऊपर लटका दिया। ये एक रस्सी और यहाँ पे एक लोहे का कुछ बंधा हुआ, किसी भी मटेरियल का बंधा हो, इसको बोलते हैं पेंडुलम। अगर मैं इसको लोहे को पकड़ूं यहाँ तक और छोड़ दूं तो क्या होगा, पेंडुलम का ये वाला जो लोहे वाला पार्ट है वो ऐसे, उसका जो मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसके बारे में आगे क्लास में और देखेंगे, जब और अगला चैप्टर आते जाएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें यहाँ कर लेते हैं पेंडुलम के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो पेंडुलम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो पेंडुलम है इसका जो आवर्तकाल है, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, अगर मैं इसको यहाँ तक ले गया और छोड़ दिया तो ये एक चक्कर पूरा करने में, या मैं यहाँ से काउंट करूँ, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, यानी कि एक साइकिल पूरा करने में जो इसको टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है इस पेंडुलम के लेंथ की पावर 1/2 के, रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है ये टाइम पीरियड। अब ये एल क्या है? मैंने पेंडुलम बनाया था, उसमें रस्सी बांधी थी और नीचे में क्या लटका दिया था, एक लोहा बांध दिया था, ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा बांध दिया था। तो ये जो रस्सी का जो लेंथ है, या मैं बोलता हूँ इसको पेंडुलम का जो लेंथ है वही एल है। अब अगर ये पेंडुलम रस्सी की जगह किसी मटेरियल से बना हो तो क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे तो ये जो एल है वो चेंज होगा, ठीक है। एल चेंज हुआ तो टाइम भी, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें फर्क पड़ेगा कि जो जो चीज़ें, जैसे कि एक क्लॉक बनाई जाती है पेंडुलम से, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक जिसको बोलते हैं, तो वो जो समय बताता है पेंडुलम क्लॉक जो है वो जो समय बताता है वो गलत बताएगा। अगर किसी को ये टॉपिक समझ नहीं आ पा रहा है तो हम जब पेंडुलम वाला चैप्टर करेंगे, पेंडुलम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस आप ये बात जान लीजिए कि ये पेंडुलम में भी एक एप्लीकेशन यूज होता है थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहले अब जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने बाई मेटेलिक स्ट्रिप देखा था उसमें क्या होता था, स्ट्रिप किसका बना होता था? दो मटेरियल का बना हुआ है, दो मेटल का बना हुआ है, और ये मुड़ जाता है जब इसको हीट देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? ये दो मेटल का बना हुआ है, इसका फायदा क्या होता है? इसका हम एक यूज कर सकते हैं, कहाँ? फायर अलार्म बनाने पे। जैसे कि समझिए कि मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया, ये आपका बाई मेटेलिक स्ट्रिप हो गया, मैंने एक सर्किट बनाया ऐसा, यहाँ पे आपका बजर है, ठीक है, ये कनेक्शन बना दिया। अगर ये कनेक्शन टूटा, ये वाला अगर कनेक्शन टूटता है यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो बजर है ये बजना शुरू हो जाएगा, और जब तक चिपका हुआ है तब तक ये नहीं बजेगा। तो अगर रूम में ये अलार्म सिस्टम लगा हुआ है और रूम में अगर आग लग जाए तो होगा क्या कि ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप मुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जो यहाँ पे कनेक्टेड था वो अब कनेक्टेड नहीं रह पाएगा। और हमने सर्किट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जैसे है कि ये डिसकनेक्टेड हो जाए, बजर जो है बजना शुरू कर दे। तो कुछ हम इस तरीके से अलार्म सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करके हम एक अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप का एक एप्लीकेशन, बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हमने इस तरीके से यूज़ किया। और बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो यूज़ कर रहे हैं वो किसका एप्लीकेशन है? थर्मल एक्सपेंशन का। उसका यूज़ करके हमने एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाया था जो हीट करने पे
मुड़ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हीट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हीट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे पास एक गिलास है, इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसका टेम्परेचर चलिए मान लीजिए कि 2 डिग्री सेल्सियस है। मेरे पास एक दूसरा गिलास है जिसमें इसमें भी आधा गिलास पानी भरा हुआ है। इसका मैं टेम्परेचर बोल देता हूँ 80 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इस दोनों ही पानी को मिला दूं, किसी तीसरे गिलास में दोनों ही पानी को डाल दूं, तब क्या होगा, इनके टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो तीसरा ग्लास में जब मैंने इस पे पानी डाल दिया तो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर T आ रहा है तो ये जो T होगा वो 2 से ज़्यादा होता है। ये जो पानी हमने मिक्स, इन दोनों पानी को हमने जब मिक्स किया तो जो नया हमें मिक्सचर मिला उसका जो टेम्परेचर होगा, ये ठंडे वाले से, ये जो कोल्ड है इस वाले पानी से इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, और ये जो हॉट वाला वाटर है इसके टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर है वो लो होगा। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा यही हमको पता लगाना है। हमने 2 मटेरियल को या वाटर को यहाँ पे क्या किया है, हमने मिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर नहीं 2 डिग्री सेल्सियस रह पाया, नहीं 80 डिग्री सेल्सियस रह पाया, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर कितना होगा ये हमें पता लगाना है। अब बात ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है। देखिए, इसका जो टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है, और जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा 2 मटेरियल के बीच, वो दोनों मटेरियल जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे दोनों के बीच हीट ट्रांसफर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समझिए कि ये आयरन है, ये लोहा है, इस लोहे का जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। मैं दूसरा लोहा ले लेता हूँ, इसका जो टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, जब मैं दोनों को कांटेक्ट में ला देता हूं और कुछ टाइम तक अगर रहूं तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो हॉट वाला है वो कोल्ड वाले की तरफ, ये हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ये कोल्ड है, ये हॉट है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक अगर दोनों को कांटेक्ट में रखूं तो हीट का जो है ट्रांसफर होगा हॉट से कोल्ड की ओर। और जो टेम्परेचर, और कब तक ये हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों ही जो मटेरियल, ये जो दोनों लोहे हैं इनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक टाइम के बाद इक्वल हो जाता है। अब हीट का फ्लो नहीं होगा, वो टेम्परेचर T है, कुछ टाइम के बाद ये इसका 3 डिग्री सेल्सियस था, इसका 70 डिग्री सेल्सियस था, वो कुछ टाइम के बाद T हो जाता है। अब मुझे बताना है कि ये जो T हो गया है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसके पहले हमें कुछ कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उन बातों को पहले देख लेते हैं। तो ऐसे करके मिक्स करके हम जो नया टेम्परेचर आएगा उसको अब हम पता लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम कुछ कुछ बातों पे पहले चर्चा करेंगे।
ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब ये स्पेसिफिक हीट होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी मटेरियल का 1 ग्राम दिया हो, या मैं बोलूं कि यूनिट मास के मटेरियल का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई मटेरियल दिया हुआ है यूनिट मास का, उसके अगर टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे 1 ग्राम का लोहा दिया गया हो, आयरन दिया हो गया हो, तो मैं अगर इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, तो मुझे जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल एस से या स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब ये जो स्पेसिफिक हीट आया है उसके बारे में और कुछ देखेंगे। पहले आप ये देखिए कि अगर मुझे किसी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको हीट देना पड़ता है। हमें उसको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। जैसे कि मैं किसी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता हूँ, कितना, डेल टी बढ़ाना चाहता हूँ। अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो मैं उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। चलिए मैं उसका टेम्परेचर, किसी मटेरियल है उसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं जो हीट दूंगा क्यू, चलिए मैं जो हीट दे रहा हूँ क्यू, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो क्यू है वो सबसे पहले तो डेल टी पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मेरे पास एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास में भी पानी है, ठीक है। मैं पहले गिलास वाले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं, ठीक है। और दूसरे गिलास में जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है उसको मैं 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ा है, 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मुझे टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ा है, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मुझे यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है। अगर मुझे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अगर दो गिलास पानी है, दोनों में से एक के टेम्परेचर को हमें ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें हीट भी ज़्यादा देना पड़ता है। यानी कि ये जो हीट हम देंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इस डेल टी के प्रोपोर्शनल होगा, वो इस डेल टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सी बात पे, अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है। अब दोनों ही के टेम्परेचर को मुझे चेंज करना है। चलिए दोनों का ही टेम्परेचर स्टार्टिंग में 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये किसका, ग्लास का पानी, और ये किसका पानी, बाल्टी का पानी। तो क्या होगा, अगर मुझे इसका टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ाना है, इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ाना है, तो क्या हो रहा है, इसमें जो मटेरियल की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, इसका जो वजन होगा यहाँ पे पानी का वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मास यहाँ पे ज़्यादा है, गिलास वाले पानी का कॉमन सी बात है, मास जो है कम होगा। तो क्या होगा, मुझे इस बाल्टी में जो पानी है उसके टेम्परेचर को 30 डिग्री बढ़ाने के लिए ही ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। अगर 10 किलो लोहा हो और 1 किलो लोहा हो, दोनों के टेम्परेचर में मुझे सेम चेंज करना है,
10 डिग्री अगर बढ़ाना है तो मुझे 10 किलोग्राम लोहे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, बजाय 1 किलोग्राम लोहे के मुझे 10 किलोग्राम लोहे को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो ये एक और भी बात पे डिपेंड करती है, किस पे, ये जो हीट है जो हम हीट देंगे वो मटेरियल के मास पे, कितना मटेरियल आपके पास है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक और भी बात पे डिपेंड करती है, कौन से बात पे उसको देखेंगे, ये प्रोपोर्शनल यहाँ पे जो है इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा, Q इक्वल टू एम डेल टी, और अगर इसको हटाया हूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैं बोल देता हूं S। ये जो S आया है यही है स्पेसिफिक हीट, यही है स्पेसिफिक हीट। अब देख लेते हैं इस जो मैंने डेफिनेशन बताया था कि 1 ग्राम या यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर मुझे जितना हीट चाहिए होगा उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जैसे कि इसको मैं कर दूं, इसको यूनिट मास, इसको m के जगह रख दूं 1 यूनिट, डेल टी के जगह भी रख दूं 1 डिग्री सेल्सियस, इसको 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, 1 केल्विन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर में जो चेंज होता है, मैंने आपको बताया था अगर मैं चेंज की बात कर रहा हूं डेल सी और डेल के, ठीक है, तो ये जो चेंज होता है दोनों में बराबर लिख सकते हैं। ये पहले वाले, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दिख रही है 1 1, इसको हम सेम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, ऐसा नहीं है। चेंज का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चेंज को बोल रहा हूँ कि मैंने 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, तो उसको मैं 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ भी बोल सकता हूँ, 1 केल्विन चेंज हुआ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि m को मैंने 1 रख दिया, डेल t को भी मैंने 1 रख दिया, तो क्या आया, Q इक्वल टू S। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगता है वही स्पेसिफिक हीट। तो यहां से भी हमने ये बात देख ली। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक हीट है वो स्पेशल है, ये बताता है कि ये जो स्पेसिफिक हीट है वो हर एक मटेरियल के लिए इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। पानी के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, आइस के लिए अलग होगा। याद रखना, पानी आइस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सेम नहीं होता, पानी के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग होगा। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो चीज एस जो है स्पेसिफिक हीट जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो क्यू है ये भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हम जो क्यू दे रहे हैं, ये क्यू क्या है, हीट। हम किसी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट जो दे रहे हैं वो क्यू है। यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग मटेरियल हो, एक लोहा हो और एक वाटर हो, दोनों का जो मास है वो अगर सेम भी रखें तो भी अगर हमें इन दोनों के ही टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें जो हीट देनी पड़ेगी उसका अमाउंट अलग अलग होगा। तो जो हम हीट देते हैं वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो जो मटेरियल लिए हैं उसके स्पेसिफिक हीट पर, दूसरा उसके मास पर, तीसरा हमें कितना टेम्परेचर का चेंज लाना है, हमें कितना डिग्री सेल्सियस चेंज लाना है, उन बातों का। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी का यूज करके हम आगे चीजों को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एस के यूनिट के बारे में देख लेते हैं, जो स्पेसिफिक हीट है उसके यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट के बारे में देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, Q इक्वल टू एस एम डेल टी। मैं इसी को लिख सकता हूँ एस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। अब इनका यूनिट का यूज करके मैं जान सकता हूँ कि एस का यूनिट क्या होगा। जैसे कि क्यू क्या किस में हो सकता है, जूल में, डिवाइड बाई मास किस में हो सकता है, केजी में, और ये होगा डिग्री सेल्सियस में। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता चल गया कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा। या क्या हो सकता है, दूसरा जो चीज है वो क्या हो सकता है कि इसका जो ये जो डिग्री सेल्सियस लिखा हूँ वो केल्विन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस, और मैंने बोला था टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब मैं उसको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन दोनों का दोनों बोल सकता हूँ। चेंज की बात हो तब की बात है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों का ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है उसको मैं 1 केल्विन चेंज हो रहा है भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, केजी केल्विन। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि ये जो है वो हो कैलोरी में। कैलोरी भी जो है हीट का एक यूनिट है, डिवाइड बाई ये हो ग्राम में और ये हो डिग्री सेल्सियस में। तो ये तीनों के तीनों यूनिट हो सकते हैं, ये लिख लीजिए। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना होता है वो देख लेते हैं। तो जो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 कैलोरी, ये तो ग्राम का ग्राम, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस को
केल्विन। इसी को मैं किलो कैलोरी, एक यूनिट होता है जो हीट का एक यूनिट होता है किलो कैलोरी। अगर मैं किलो कैलोरी में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी केजी केल्विन। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर हीट का जो यूनिट है जूल, उसमें अगर लिखना चाहूँ तो वो हो जाता है 4200 जूल किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो ये जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है, अलग अलग यूनिट में जब हम चेंज करते जाते हैं, अलग अलग स्केल में हम जब देखते हैं, तब हम पाते हैं कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगा। ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हीट कैपेसिटी क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ लीजिए। ठीक है, हमें 5 किलोग्राम वाटर अगर हमें दिया गया हो, ठीक है, 5 किलोग्राम अगर वाटर हमें दिया गया हो और इसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस है, तब इसके टेम्परेचर को हमें कितना करना है 50 डिग्री सेल्सियस करना है। तो हमें कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, हमें क्यों निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करना है, तो आपको क्यू की जो जरूरत पड़ेगी, हीट की जो जरूरत पड़ेगी वो कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या था, एस एम डेल टी। ठीक है, तो एस यहाँ पे अभी हमने अलग अलग यूनिट में लिखा था, हमें क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया हुआ है
और ऑप्शन में हमें कौन से यूनिट में पूछा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 ऑप्शन दिए हो A B C D, अगर उसमें कौन से यूनिट में हमें आंसर लिखा हुआ दिया जाए तो उसके हिसाब से हम इसको चूज करते। चलिए अगर हमें Q को जूल में पूछा गया हो, एग्जांपल के लिए जूल में हमें पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे, जूल केजी केल्विन वाला जो यूनिट है उसमें जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो एस कितना होता है 4200 जूल डिवाइड बाई केजी केल्विन। मास कितना है वाटर का 5 केजी मल्टीप्लाई डेल टी कितना है, डेल टी है टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है 30 डिग्री का, आप सीधा 30 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या 50 माइनस 20 लिख सकते हैं, 50 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है तो चेंज को हम तो केल्विन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज को मैंने लिख दिया केल्विन में, मैं इसको लिख दूंगा, या इसको मैं डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, दोनों से केजी केजी कट जाएगा, सेल्सियस सेल्सियस कट जाएगा। जो हमारा क्यू में जो आंसर आएगा, क्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। तो कितना हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 30 जूल। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और हमें इस तरीके से अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन सेम टू सेम सॉल्व होगा। पहले आप ये लिख लीजिए फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं थोड़ा सा हल्का सा एग्जाम्पल चेंज कर दूं, जैसे कि मैं आइस ले लूं। आइस मैंने ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जो आइस का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है।
अब मुझे इस आइस का टेम्परेचर बढ़ाना है। चलिए मुझे इस आइस का जो टेम्परेचर है वो करना है -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो यही हीट का जो वैल्यू है आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, Q = S m डेल टी। अगर आपको डेल टी तो बता दिया गया, ठीक है, कि आपको 5 डिग्री का चेंज करना है, 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना है। आपको बता दे कि आइस कितना है, ठीक है, आइस का अमाउंट कितना है, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, वो आपको बता दे। आपको बता दे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, तो हम Q जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि हमें कितने हीट की जरूरत पड़ेगी। तो सेम जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है सेम इस क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए Q = S m dt, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा Q के बारे में पूछा जाए, आपको Q दे दिया जाए, m दे दिया जाए, डेल T दे दिया जाए, तो आपको S भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको S भी पूछ सकता है। आपको Q बता दे, S बता दे, डेल T बता दे, तो मास कितना है मटेरियल का ये भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि वो यू बस नहीं पूछ सकता, वो कोई भी पूछ सकता है। वो बोल दे कि आयरन का टेम्परेचर 5 डिग्री चेंज करने के लिए हमें इतने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है। अगर आयरन का स्पेसिफिक हीट इतना है तो बताइए कि आयरन का मास कितना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जो स्पेसिफिक हीट जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक गिलास पानी हो चाहे एक बाल्टी पानी हो, पानी की वैल्यू कितनी भी हो, पानी का मात्रा कितना भी हो, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम टू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब देखते हैं हम हीट कैपेसिटी पे। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट क्या था, स्पेसिफिक हीट था कि 1 ग्राम मटेरियल आपको दिया गया है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है, तो आपको कितने हीट की जरूरत पड़ रही है। और हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी उतना हीट होगा कि अगर हमें जितना मटेरियल दिया गया हो, चाहे हमें 1 किलोग्राम दिया हो, 10 किलोग्राम दिया हो, जितना मटेरियल दिया गया हो उसके टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितने हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे कि हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल C से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो कैपिटल C = होता है MS। M क्या है, मास ऑफ मटेरियल, S क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए कि आपको, अब जैसे कि मैं आयरन का एग्जांपल लूं तो क्या होगा, आयरन के लिए S तो फिक्स है, ठीक है। अब आप उसके मास में चेंज करते हैं कि आपको 1 किलोग्राम अगर आयरन दे तब जो हीट कैपेसिटी का वैल्यू होगा वो अलग होगा, आपको 10 किलोग्राम जो जब आयरन दे तब जो हीट कैपेसिटी होगा उसका वैल्यू अलग होगा। तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी मात्रा में आपके पास मटेरियल है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिक हीट फिक्स है, आयरन के लिए इतना होता है मतलब इतना होता है, वाटर के लिए इतना होता है मतलब होता है। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है उसके बारे में ऐसा नहीं है, वो आपके पास कितना मटेरियल है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो अभी जो हमारा फार्मूला था Q = S m डेल T, इसको अब हम चेंज कर सकते हैं, इसको हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q = C डेल T। तो ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी के
हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जो फार्मूला है वो ये हो गया, और स्पेसिफिक हीट से जो रिलेटेड फार्मूला है वो ये हो गया। आपको क्वेश्चन में अगर हीट कैपेसिटी दे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में दे तो आपको ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है। तो आप ये वाला फार्मूला भी लिख लीजिए और ये वाला फार्मूला भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर के बारे में, या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं उसके बारे में। क्या है वो कि अगर हमने जो पहले बात किया था कि हमने आधा गिलास पानी लिया हुआ है, पहले का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था और दूसरे का जो टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस था, दोनों को मिला दे तब जो टेम्परेचर आएगा उसको हमने T बोला था। तो लॉ ऑफ मिक्सचर का यूज करके हम ये T निकाल पाएंगे। तो कल हम देखेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक था। ओके, थैंक यू।